नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका.com। इस वक्त हम मौजूद हैं पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी के साथ। इनकी जन गण मन यात्रा 7 राज्यों के बाद 8वें राज्य उत्तर प्रदेश में आ पहुंची है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जन गण मन यात्रा कहाँ है और इसका आइडिया कहाँ से आया? हमने चुनाव में मतदान को बढ़ाने के लिए खूब अभियान चलाए। लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका है उसको प्रैक्टिकली हम समझना चाह रहे थे कि हम उसमें कहाँ तक कारगर हो सकते हैं। यह खाली कहावत ही है, पर हमने देखा कि हम गाड़ियाँ भेजी, गाँव में लोगों को भेजे, नुक्कड़ नाटक कराए, गाँव बुजुर्गों के साथ बात की जो 80 साल के हो गए लेकिन तैयार नहीं थे मतदान करने को। तो हमने उस भूमिका को इतना तेज किया। गाड़ी आप देखेंगे, सबसे जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहली बार एक एक्सीलेंस अवार्ड निकाले राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की इस भूमिका को लेकर के, तो वो पहला अवार्ड पत्रिका को मिला। तो वो हैरान थे कि कोई अखबार इतनी तरह के काम कर रहा है। जागो जनमत को लेकर के हमने इतने अभियान चलाए, जनप्रतिनिधियों को लेकर के हमने इतने अभियान चलाए, उनको और मतदाता को आमने सामने करने के लिए इतने अभियान चलाए, उनसे कमिटमेंट लिए कि अगर शपथ पत्र साइन कराए कि हम अगर चुने गए तो हम ये काम करेंगे, बाकायदा राइटिंग में लिए। तो उस तरह की कामों को जब हमने देखा और ईमानदारी से उसका बहुत अच्छा पहले ही बार जब हमने देखा तो पहले चुनाव में 4% मतदान बढ़ा था राजस्थान का। तब लगा धीरे धीरे, लेकिन अब उसके साथ साथ अब ये देखते चले कि राजनीति में भी इतने उतार चढ़ाव आने लगे जो एक जगह बैठ के उनका आकलन संभव नहीं था। आज अपन लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में जो पिछला चुनाव था लोकसभा का, उसके बाद जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और ये आज जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, अब देखो तो सही, तीन तरह की परिस्थितियों में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जयपुर बैठ के आप भेज रहे हैं, एक दृष्टि है, पर जब आप पूरे देश को एक दृष्टि से देखेंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। साउथ से कोई भेज रहा है, ईस्ट से कोई भेज रहा है, मान लीजिए, तो उन सब की अपनी अपनी दृष्टि है ना, तो वो चुनाव के परिणामों को एवरेज में नहीं ला सकती, एक जैसा अर्थ नहीं दे पाएंगी। लेकिन जब आप एक ही नज़र से देखोगे तो समान आप उसका जस्टिफाई कर सकते हो। मुझे वहाँ ये दिख रहा है, मुझे तो देखने वाला नहीं बदल रहा है। एक जो सबसे बड़ा जो पार्ट है कि बाकी मीडिया में हमारे पास हर स्टेट में मान लीजिए संवाददाता भी हैं, केंद्र भी हैं, ब्यूरो भी हैं, सब हैं, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है। इसलिए किसी की भी आप दृष्टि उठा के देखोगे तो कि वो मीडिया अपनी दृष्टि से एक आकलन, औसत आकलन नहीं दे सकता। यहाँ देखने वाला नहीं बदल रहा, जो बड़ा अंतर है देखने वाला वही है। तो वही ईस्ट को देखेगा, साउथ को देखेगा, नॉर्थ को देखेगा, वही देख रहा है। इसलिए उसका जो औसत आकलन है वो बदल नहीं सकता उसका, वो इसलिए वो बहुत क्लोज आएगा, एकदम से क्लोज आएगा। ये फैक्ट मुझे वहाँ ऐसा लग रहा था, उसका असर क्या देखा, उसका असर यहाँ भी, यहाँ कैसा आ रहा है, तो दृष्टि एक हो गई। यानी ये समझने की बात तो ये है, क्या आप ऊपर से देख रहे हो तो सारे के सारे राज्य आपको एक जैसे दिखाई दे रहे, और अलग अलग राज्य में आप अलग अलग बल्ब लगा के देख रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको अलग दिखाई देगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि सारे समीकरण एक ही हैं, लेकिन जब आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो उनके अलग अलग आपको समीकरण नज़र आते हैं। तो आपने अपनी यात्रा शुरू करती है साउदर्न रीजन से, तो जो वहाँ के समीकरण हैं और जो हिंदी बेल्ट है, जो यहाँ का समीकरण है, उसमें जो वोटर्स का जो माइंडसेट होता है उसमें कितना बदलाव है, या फिर आपने वहाँ पे क्या अंतर महसूस किया नॉर्दर्न रीजन और साउदर्न रीजन इंडिया के? नहीं, उस अंतर तो बहुत साफ साफ है। साउथ में खास करके केरल और तमिलनाडु में तो
इतना कट्टरपंथ है कि वो आज भी अपने आप को हिंदुस्तान को का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आप केंद्रीय सर्विसेज को देखोगे तो तमिल के लोग ही बहुत कम मिलेंगे। अब जाके उनको आंखें खुली है कि नुकसान हो गया हिंदी का, एंटी हिंदी चलने से, कि उनके तो लोग सर्विसेज में नहीं घुस रहे थे क्योंकि उनको हिंदी का पेपर पढ़ना पड़ रहा था। आप वहाँ तक देखो, इधर आपके वो कम्युनिस्ट वाले बैठे हैं केरल में और कांग्रेस बैठी। इतने सालों से जो कम्युनिस्ट ने वेस्ट बंगाल में करके दिखाया, वहीं आज भी वही चल रहा, वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। आपको जैसे केरल में जाओगे तो पता लगेगा 15 साल पहले अगर आप आए थे तो केरल आज भी वो वही है। क्योंकि वो फर्क अब आप खुद जाके जो रोज वहाँ से संवाददाता भी 15 साल से वहीं बैठा है, उसको फर्क नजर नहीं आएगा। आप जब खुद जाओगे सब जगह आपको एकदम से फर्क नजर आएगा। दोनों फर्क आ गए। दो प्रांतों को भी कंपेयर कर सकते हो और एक ही प्रांत को 10 साल पहले और आज से भी कंपेयर कर सकते हो। तो सर इसके बाद आपको बचेगा कि समझने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है। और ये कारण है कि पत्रिका के जितने आकलन गए करीब करीब सही गए। यहाँ हमें 10 दिसंबर में आया था पिछली बार, विधानसभा के पहले दिसंबर में। उस वक्त जो हमने यहाँ लिखा फ्रंट पेज पे, मोदी जी ने उसको दिखाया अपनी टीम को कि ये गुलाब जी ने लिखा है और यही होगा। तो खास बात तो ये थी, जो उनका दावा था कि होगा भी यही जो लिखा है। यार ये छोटा सा है काम। चुनाव की तो घोषणा नहीं हुई थी, हम तो उसके पहले आके चले भी गए और जो हमको समझ में आया बता भी दिया। पर वो इसलिए संभव हो पाया और कोई कारण नहीं था उसका। लोगों के बीच जाने से, बीच भी गए, दृष्टि जिस आंख से वो ए को देखा उसी आंख से बी को देख रहे हो आप, उसी आंख से सी और डी को देख रहे हो आप, ये अर्थ है। तो मैं मोदी जी से मिलो, अखिलेश से मिलो, मायावती से मिलो, देखने वाला कैमरा नहीं बदल रहा। असली फर्क ये है। मैं 4 लोगों को 4 अलग अलग इंटरव्यू कराने भेज दूंगा, कभी भी आपका उसका सारांश आपको एक नहीं आ सकता। और इतने साल के पत्रकारी अनुभव में आज जितने आपने बहुत सारे इलेक्शंस को देखे हैं काफ़ी नज़दीक से, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उसमें बहुत सारे बाईपोल इलेक्शन भी रहे हैं। तो पहले और अब के जो वोटिंग का जो पैटर्न है, या फिर लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में जो मुद्दे होते हैं उनमें कितने बदलाव आए हैं? जैसे पहले कॉस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, हम नॉर्दर्न बेल्ट में बात करें तो अब जो यूथ है और जो वो डेवलपमेंट पे बात करता है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है। तो इसका जो परिणाम है वो इंडिया को जो डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए है, जिसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें कितना हेल्पफुल नज़र आता है? चुनावों में तो मुझे लगता है कि ओवरऑल गिरावट ही आई है। बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता। ये खासकर जो जातिवाद का कीड़ा लगा, एक तरफ तो हमने संविधान में जातिवाद को नकारा है, दूसरी तरफ जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो भी जातिवाद का अर्थ खत्म हो रहा है। उसके बाद अगर चुनाव जातिवाद पर आधारित हैं तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा लोकतंत्र को? बहुत बड़ा नुकसान इसी से हुआ। इसी की वजह से टुकड़े हुए देश के, इसी की वजह से रिजर्वेशन के टुकड़े हुए। और आज जहाँ रिजर्वेशन नहीं है उसमें भी टुकड़े हो रहे हैं। तब ब्राह्मण कह रहा मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, राजपूत कह रहा मुझे भी, तो फिर बचेगा क्या? आप हर जाति के लिए बांट दो टुकड़ा, तो वो जिसको राष्ट्रीय संप्रभुता आप कह रहे हो, उस संप्रभुता का अर्थ क्या रह गया? एक तो अखंडता की बातें कर रहे थे जिसको हमने संविधान में मुद्दा मेन था हमारा, तो वो तो खंड खंड दिख रहा है हमारे को। और ये जातिवाद का सबसे बड़ा कीड़ा आया है, उसका नुकसान भी है। मान लीजिए आज मेरी जाति को रिजर्वेशन दिया आपने, मैंने ये देखा कि बाकी गांव में मेरी इज्जत खत्म हो गई। सरकार में मेरे को क्या सुविधा मिल रही है वो एक बात है, रिजर्वेशन के कारण गांव में मेरी इज्जत खत्म हो गई, ये किसी को एहसास नहीं हुआ। मेरे बच्चे को नौकरी गांव वाला तो नहीं देगा, आप इसको कभी नहीं सोचा। मतलब मेरी जाति के जितने भी लोग घर वहाँ हैं वो बाकी गांव से आउटकास्ट हो गए, ऑटोमेटिकली अलग हो गए। फिर तुम्हें तो भूखे मरने का रास्ता खुल गया। इसको किसने समझा? 4 लोगों को लाभ मिला, 40 मारे गए उसमें। तो
ये जो आज बेरोजगारी बढ़ने का जो कारण है ना, उसमें एक कारण ये भी है, जाति आधारित जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं ना अपने हिसाब से, कि हम किसी ने कहा भाई मुसलमानों को घर में नहीं रखना, इनको ये अलग कौम है, उदाहरण बता रहा हूँ, बाजार में, लेकिन मेहनत तो वही कर रहे हैं आज भी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कारीगर अगर है तो सब मुसलमान कारीगर हैं। फिर उसको समझना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप उनको कहोगे नहीं तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहाँ हुआ, ख़त्म हो रही है उसको। पर ये जो मैंने कहा कि मुझे गांव वाले जगह नहीं देंगे, वो बेरोजगारी पैदा करें, बड़ा काम नुकसान वहाँ हो रहा है, और आदमी आदमी के बीच में द्वेष पैदा हो गया। तो मैं मेरे ही देश के अंदर नंबर 2 का नागरिक हो गया, और मेरे देश में मेरा ही सम्मान नहीं रहा, तो मैं क्या राजी होकर कर लूँगा यार। मान लीजिए मेरी जाति की स्ट्रेंथ इस देश में 4%, और मैं कहूँ मैं जाति, मेरा कट्टरवाद इस जाति का हूँ, तो मैं ये भी कह रहा हूँ मैं 96% जो हिंदुस्तान है उससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उसके लिए जीना ही नहीं चाहता। आप इसको देखिए, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 96% मेरा ध्यान रखे 4% का। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं रखूँगा, मेरे वो रखने चाहिए मेरा ध्यान। क्या हुआ ये? तो हमारी मानसिकता इतनी संकुचित हो गई है और कुंठित हो गई या विषैली हो गई कि हम आदमी आदमी के साथ जो हमारा भाईचारा सोच सब समाप्त कर दिया उसको। और तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है चुनाव में। एक पार्टी आज इसके साथ है, कल अगले चुनाव में दूसरे के साथ। आप देख लो ना, यूपी में थे, अभी नहीं है क्या? पिछले चुनाव में आपने सपा और कांग्रेस साथ थी, इस बार कहाँ है? इस बार साथ, हाँ, तो फिर मायावती और सपा अलग हो गए, पहले साथ थे। तो ये क्या है? तो आइडियोलॉजी कहाँ है? ये तो अवसरवादिता हो गई ना। तो अवसरवादिता का नुकसान क्या हुआ कि मेरे को जहाँ फायदा दिख रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। राष्ट्र की चिंता नहीं रही मुझे, प्रदेश की भी चिंता नहीं रही मुझे, और जाति की भी चिंता नहीं मुझे। लाभ कहाँ मिल रहा है, उधर भाग रहा हूँ मैं। तो ये व्यापार हो गया। अब लाभ की दूसरी चिंता क्या है कि अब आप चाहे अखिलेश को देखो, किसी भी पार्टी को देखो, दल को, वो आदमी जो चुनाव का टिकट मांग रहा है, अब वो पार्टी के लिए नहीं मांग रहा, वो खुद के लिए मांग रहा है। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि क्षेत्रीय दलों में अवसरवाद की जो राजनीति है वो राष्ट्रीय विकास के लिए कितना हानिकारक है? ही नहीं, उसमें राष्ट्रीय विकास तो दिखेगा ही कहाँ आपको? संभव नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ परिवारवाद छा गया वहाँ। तो मुझे टिकट दिया, मैं अगला टिकट मेरे बेटे को मिले, बहू को मिले, कुछ भी मिले, और किसी को भी नहीं मिले। पहला सवाल तो वहाँ खड़ा हो गया। और दूसरा ये कि जीतने के बाद मैं अपना घर भरने में लग गया, मुझे पार्टी की भी चिंता नहीं। अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इस बार 5 साल तो भर लो। ये बात तो राजनीति लगभग समाप्त दिमाग से, जनप्रतिनिधियों के दिमाग से भी समाप्त हो गई। उसको न राष्ट्र की फिक्र है न दल की फिक्र है, उसको टिकट लाना है पैसे दे दे करके, और जीतने का प्रयास करो। जीतने के बाद उसे 5 साल अपनी चिंता करनी है, भी हाल हो गया। आप बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्रकार की जनगणमन यात्रा अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी, और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में या सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और सर, जब यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जब उनसे मिलेंगे, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जब उनसे मिलेंगे राजनीतिक प्रतिनिधि से, तो हम जो उनसे पूछने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पत्रिका.com। धन्यवाद।